हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, गुड है ना, होना भी चाहिए बढ़िया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। काफ़ी कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ लिया और आपका इरेथ्रोपोइसिस पढ़ लिया। आज उसका हम रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। मन तो करता है लेक्चर डेली पढ़ाऊँ, लेकिन यार थोड़ा मेरा भी लिमिटेशन है। थोड़ा मेरा पेपर आने वाले हैं 1 से 1.5 महीने बाद, पीयू वगैरह आएंगे, फिर प्रॉफ आएंगे, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। आपको पता ही है, मैं भी MBBS कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, इसलिए लेक्चर्स अभी नहीं आ रहे। एक पेपर हो जाए उसके बाद फिर लेक्चर की स्पीड हम बढ़ा देंगे। पढ़ने वाले भी बच्चे यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है सेशन, है ना। ये बच्चे, पुराने बच्चे, पेपर ख़त्म नहीं हुआ भी ढंग से हर जगह। ठीक है, बाकी पढ़ने वाले बच्चे इतना अभी नहीं है। चैनल छोटा ही है अभी, छोटा मतलब इन टर्म ऑफ नंबर्स, अदरवाइज मेरे तो बहुत बड़ा चैनल है मेरे लिए। ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ पूरा पढ़ाते हुए। ठीक है, बस ये बात है, बस रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्या। हाँ, मैं इतना चाहता हूँ कि वीडियोस जब भी पहुँचें आप तक, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब भी पहुँचें आप तक वीडियोस, इसका एक जेन्युइन आप रिव्यू बताइएगा कैसा लग रहा है आपको पढ़ाना। ठीक है, बिकॉज मैं तो इस टाइम पे भैया, जितने लोगों ने मुझे रिव्यू दिए हैं, बाकी मैंने इतना पढ़ाता हूँ, मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। बट एंजॉय नहीं करूँगा अगर मैं सिर्फ नंबर देखूंगा कि यार बढ़ रहा है, वॉच टाइम आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, तो भाई मैं कहीं जा ही नहीं पाऊँगा, उसी में परेशान रहूँगा। ठीक है, क्योंकि इतना तेज़ नहीं बढ़ता है स्टार्टिंग में, एक प्रोसेस होती है। मैं 150 वीडियोज़ के ऊपर हो गई पढ़ाने वाली, है ना। बिना मतलब की बातें मैं ज़्यादा ट्राई भी नहीं करता करने की, ना मुझसे हो पाती, झूठ नहीं बोलूँगा, हो भी नहीं पाती। और आज थोड़ा सा यार कॉलेज में फंक्शन है, आज के मतलब हफ्ते भर से गणेश चतुर्थी है, तो उसके लिए कुछ मतलब है, फंक्शन है ओवरनाइट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, बट कोई बात नहीं यार, कोई डिस्टर्बेंस तो होगा नहीं। मेरी आवाज़ तो बहुत साफ आ रही है, बाकी थोड़ी बहुत आएगी तो चला लेना का, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इरेथ्रोपोइसिस पढ़ लिया, क्या होता है, आरबीसी का बनना, आरबीसी का फॉर्मेशन होना, मैच्योरेशन होना, ओरिजिन होना, डेवलपमेंट होना, ये सब हो गया आपको इरेथ्रोपोइसिस के अंदर। क्या बॉडी में रेगुलेशन होता है? बिल्कुल होता है। हमारी बॉडी में हर चीज़ रेगुलेट होती है, हार्मोन से लेकर कुछ भी रेगुलेट होता है। क्यों? ज़्यादा बॉडी के हिसाब से, नीड के हिसाब से, नीड ज़्यादा है तो भैया उसको बढ़ा दो, नीड कम है तो उसे कम कर दो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन नीड रेगुलेशन हम उसे करते हैं बॉडी की नीड के हिसाब से। होमोस्टेसिस पढ़ा है आपने, फिजियोलॉजी पढ़ा हो, पहला लेक्चर, मतलब पहला चैप्टर पढ़ाते हैं आपके, मैंने तो ब्लड से स्टार्ट किया, बल्कि होमोस्टेसिस होता है। ठीक है, चलो, तो हमारे बॉडी में जो इरेथ्रोपोइसिस है उसे रेगुलेट कौन कर रहा है गाइस? आपका कुछ हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है अभी नाम देख लो, बाकी हम देख लेंगे। इरेथ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं? साइटोकाइंस मान लो आप, एक तरह की साइटोकाइंस हैं, आपकी टी सेल्स वगैरह बनाते हैं, टी सेल्स है ना, टी लिम्फोसाइट वगैरह बना रहे हैं, जो क्या करते हैं आपके, साइटोकाइंस भी मत बोलो उसे, आप प्रोटीन केमिकल मैसेंजर समझ लो एक तरीके से। मतलब वही मैसेंजर है, जैसे हार्मोन होते हैं मैसेंजर, वैसे ये भी मैसेंजर है एक तरीके के। ठीक है, एंड्रोजन, इस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, तो ये कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन्स है, इसके अलावा ही बहुत कुछ होता होगा, बट इतना पढ़ेंगे, हो जाना है। ठीक है, डाइटरी में ये सब होते हैं आपके आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आपका कॉपर, कोबाल्ट, निकल, इस टाइप से कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग। मेन तो ये वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी अदर फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, इन्वायरमेंटल और ड्रग्स एंड केमिकल्स। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, स्टार्ट करता है इरेथ्रोपोइटिन से। तो पहला एक केस होता है, आप समझिए एक पेशेंट है, उसकी बॉडी में ना कुछ कंडीशन है, लाइक हाइपोक्सिया, लाइक अनीमिया। हाइपोक्सिया क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुँच पा रही है ना, आपकी बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब बॉडी क्या चाहती है, बॉडी चाहती है ऑक्सीजन ले जाने वाले आरबीसी को बढ़ा दो, है ना भाई, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है लंग्स तक, तो जो ऑक्सीजन ले जा रहा है वो बढ़ा दो, तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, तो हाइपोक्सिया कंडीशन या फिर अनीमिया। अनीमिया मतलब आरबीसी कम हो गई, अभी लेक्चर आएगा नेक्स्ट, अनीमिया के ऊपर ढंग से बात करेंगे, बट अभी मोटा मोटा समझो आरबीसी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम, आरबीसी कम। ठीक है, मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि ये कुछ कंडीशंस हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी मान लिया। ठीक है, जिसने क्या करा, ये ब्लड गया किसके पास, किडनी के पास, किडनी ने हार्मोन बना दिया इरेथ्रोपोइटिन, बाकी लीवर ही बनाता है, बट मेनली किडनी बनाता है ना, इरेथ्रोपोइटिन। तो इरेथ्रोपोइटिन बना, यहाँ से दिख रहा है आपको, हरा 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 डॉट डॉट करके, देखो मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया। ठीक है, डॉट डॉट करी। अब क्या हुआ, ये आपका बोन्स के पास गया ये ब्लड, और बोन्स से इसने देखो क्या कराया, इरेथ्रोपोइसिस होती है बोन्स के अंदर, क्या होती है बताओ, इरेथ्रोपोइसिस होती है, उसको इंड्यूस करा दिया, उसको तेज कर दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे कम आरबीसी थे, यहाँ पे ज़्यादा आरबीसी बनने लगे, आरबीसी ज़्यादा बनने लगे। अब ज़्यादा आरबीसी बने तो हाइपोक्सिया भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, और आपका एनीमिया भी ठीक होने लगेगा, मतलब बॉडी के हिसाब से, बॉडी ने अडेप्ट किया। बाकी अगर आप जो पॉजिटिव एजेंट है, हाइपोक्सिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अनीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर उसे क्योर नहीं करोगे तो चीज़ें सही नहीं होने वाली।
बट बॉडी को कुछ हद तक तो बैलेंस आउट करना है ना, कि अनीमिया हुआ तो अनीमिया मतलब आरबीसी कम हुई तो कैसे बढ़ाएं, इरेथ्रोपोइटिन बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, इरेथ्रोपोइटिन आपका एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस मेनली बाय द किडनी, है ना, मेनली बाय द किडनी। ओके, और जो क्या करेगा आपका आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, फॉर्मेशन बोन मैरो में बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा भी देख लेंगे। ठीक है, मजे की बात क्या है, इसका ना मिसयूज करते हैं एथलीट्स, बिकॉज देखो आरबीसी ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो जल्दी ऑक्सीजन पहुंचेगी, है ना, तो इसका एथलीट गलत मिसयूज कर लेते हैं, है ना, मिसयूज बाय एथलीट्स। बाकी आरबीसी होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा होगी तो एनर्जी ऑक्सीजन जल्दी पहुंचेगी, है ना, मतलब एथलीट उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं, तो ये बैन है इस तरीके से। ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन है क्या आपका, केमिकल में ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 34,000। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई ऐसा कोई नहीं कि याद होना ही चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग करी होगी तो एक चीज़ याद कर लोगे, जब एज अ होल पढ़ लोगे फिर याद नहीं रहता, बस मोटा मोटा हल्का हल्का अगर याद रहे, एक ऑप्शंस में आया तो मार देना। इसमें कितने, भाई प्रोटीन है कहीं ना कहीं, तो कितने अमीनो एसिड का रेसिड्यू है, 165 अमीनो एसिड का रेसिड्यू है। ठीक है, चलो अब कहाँ बनता है ये, मेनली रीनल ट्यूब्यूल यानी किडनी में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है, देखा है बस। ठीक है, और आप 15% लीवर और ब्रेन में। ठीक है, मेनली मतलब याद क्या करना है, 85% किडनी बनता है और थोड़ा बहुत लीवर ब्रेन में बनता है। ठीक है, ब्रेकडाउन कहाँ होता है, बनता है तो टूटेगा भी कभी ना कभी लीवर में, जिसका हाफ लाइफ कितना है इसका 5 घंटे, मतलब 5 घंटे ब्लड में रहेगा फिर वो जाके वहाँ टूट जाएगा। ठीक है, चलो कैसे करता है इरेथ्रोपोइटिन, अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा समझो, ये देखो जो ये प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बना है ना, जो ये प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बना, इसको जल्दी जल्दी बने, मतलब स्टेम सेल से प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनने की प्रोसेस को ये इंड्यूस स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, और जो नॉर्मोब्लास्ट की कंडीशन थी, कहीं लिखा है नॉर्मोब्लास्ट, यहाँ नहीं लिखा कहीं कोई पिक्चर, ये कहीं लिखा है क्या, हाँ ये लिखा है, दिखेगा नहीं लेकिन आप लोगों को, हाँ मान लो ये नॉर्मोब्लास्ट है, ठीक है ना, यहाँ से लेके ये नॉर्मोब्लास्ट है, तो जो इसमें जो टाइम लगता है, इस टाइम को थोड़ा कम कर दिया, इस टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया इरेथ्रोपोइटिन ने। और जो रेटिकुलोसाइट्स यहाँ से निकलते थे बोन से आपके ब्लड में जाते थे, इसको जल्दी निकालना शुरू कर दिया, मतलब जो मैं लिखा है वो समझो, समझ में आ जाएगा। जो आपका प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है उसकी फॉर्मेशन को प्रमोट कर दिया कि भैया स्टेम सेल्स, माइलॉइड सेल जो भी हो, CSF है, वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बन गया। और जो ट्रांजिशन टाइम था नॉर्मोब्लास्ट में, उसे छोटा कर दिया। भाई देखो, एक क्रॉप आपको उगानी है, ठीक है, जल्दी उगानी है, तो पहले वो 6 महीने में उगती थी, अब आपको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करो, पहला क्या करो, आप लोग क्या करा, उसको पहले 6 महीने में उगती थी तो साइंटिफिकली बेसिकली कुछ कर कुरा के उस क्रॉप का उगने का टाइम 3 महीने कर दो, तो अब 6 महीने में 2 बार उग जाएगी क्रॉप, टाइम कम करा, प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, चलो तो वही बात है यहाँ पे। और क्या करा, अर्ली रिलीज ऑफ रेटिकुलोसाइट, तो रेटिकुलोसाइट को भी जल्दी से जल्दी ब्लड में ला दिया गया। तो कुल मिला के कहने वाली बात इतनी सी है, इरेथ्रोपोइटिन ने ऐसे एक्शन किया। अब इरेथ्रोपोइटिन को क्या क्या इंड्यूस कर सकता है, क्या क्या इसको बढ़ा सकता है, मतलब बॉडी में ऐसा क्या क्या हो कि ये रिलीज होगा इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, पहला बताया हाइपोक्सिया, अनीमिया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गई, मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी की जरूरत है और बॉडी में नहीं है तो उसको बुलाया जाए। ठीक है, और हार्मोन्स में आप एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्यों भाई, इमरजेंसी हार्मोन, आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया, उस टाइम पे बॉडी को लगेगा यार इमरजेंसी कंडीशन है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बॉडी में पहुंचे। ऑक्सीजन ले जाता कौन है, आरबीसी, बस, है ना। आप एंड्रोजन मेल में, है ना, थायरोक्सिन एंड्रोजन मेल में मतलब इंड्यूस करेगा, है ना, ऑब्वियसली बात। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड्रोजन ज़्यादा कहाँ होता है, मेल में, फीमेल में थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है फीमेल में तो। ठीक है, अब एंड्रोजन की वजह से मेल के अंदर आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप सिंपल कोई आपसे कोई क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन पेपर में आता है, MCQ में आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि फीमेल में क्यों कम होता है आरबीसी वगैरह, हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, है ना। एक ऑप्शन होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की वजह से, बच्चे उसे टिक मार देते हैं कि हाँ ऐसा ही होता होगा, बट ऐसा होता नहीं है। जो एक्चुअली जो डिफरेंस है वो आया है हार्मोन के लेवल पे। जो एंड्रोजन है ना वो इसको स्टिमुलेट कर रहा है इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को, इरेथ्रोपोइटिन को, जिससे कि ज़्यादा आरबीसी बन रही हैं। और जो एस्ट्रोजन है जो फीमेल में मेनली होता है
है, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये आपका इसको इनहिबिट कर रहा है। समझ में आ रहा है। एक ड्रग भी होती है थियोफाइलिन, अस्थमा की ड्रग है, तो ये भी आपका इसको इनहिबिट करेगी। अस्थमा की होती है, हाँ अस्थमा की होती है, ठीक, कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन पे आते हैं। थायरोक्सिन भी क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। कैसे करेगा स्टिमुलेट थायरोक्सिन? देखो मेरी बात समझो। थायरोक्सिन करता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, मतलब बॉडी के अंदर सब मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा है, मतलब बॉडी के टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को खत्म, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा रहा है। भाई मेटाबॉलिक रेट मतलब बॉडी की जो टिश्यूज हैं उसमें रिएक्शन करा जल्दी, मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है तो कौन फुलफिल करेगा, आरबीसी कौन बढ़ाएगा, इरेथ्रोपोइटिन। ऐसा है ना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको, ये भी पढ़ा दिया आपको, ये भी पढ़ा दिया है, खत्म हो गया। इरेथ्रोपोइटिन के अंदर खत्म हो गया। मेजर हार्मोन ये था, ये लोग सब इसको कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे, ये सारे, ये इंटरल्यूकिन वगैरह सब, ठीक है। चलो अब इंटरल्यूकिन क्या है, इंटरल्यूकिन 1, 3, 5 जो प्रोड्यूस बाय टी सेल्स। इंटरल्यूकिन कुछ भी नहीं है, मैसेंजर है, प्रोटीन मैसेंजर है, साइटोकाइंस हैं बस, ठीक है, जो स्टेम सेल्स पे एक्ट करेंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे वही प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है ना, उसके प्रोजेनिटल सेल्स वगैरह में, ठीक है, मतलब स्टेम सेल्स को इंड्यूस करेंगे। वो उनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, कहाँ बताया था मैंने, कमिटेड, ये नहीं भूल गए क्या, अभी तो देखो ये बताया था ना, स्टेम सेल्स वगैरह होते हैं, स्टेम सेल्स, तो इनको बोलते हैं जाओ भैया जाओ, तुम बैठे मत रहो, काम करो अपना, है ना, तो ये इंटरल्यूकिन्स कर देते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको क्या, एंड्रोजन आपका इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, है ना, और आपका जो इजिस्ट्रोन है वो इरेथ्रोपोइसिस को रोकेगा। क्यों रोकेगा? पहला एक रीजन है कि ये इरेथ्रोपोइटिन को कम करेगा, और साथ ही साथ देखो एक आरबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किस किस से बना है, आयरन से और ग्लोबिन वाले पार्ट से, ग्लोबिन वाले पार्ट से। जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है। तो जो लीवर में जो बनता है ग्लोबिन, उसको रोकता है ये कौन, इजिस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फीमेल में क्यों कम होता है बताओगे प्लीज, हार्मोन वाला रीजन दोगे बिल्कुल, है ना, ठीक है। अब आते हैं डाइटरी फैक्टर्स पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। चलो समझे क्या, एक मिनट यार, एक कोई आया, 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, थोड़ा सा है ना पसीना आ रहा था, पोछ लिया हल्का सा, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ डाइटरी फैक्टर्स पे आए हम लोग, पहले वो पढ़ लिया, डाइटरी फैक्टर्स पे आते हैं। अब मैंने क्या बोला, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर से, बट चलेंगे, मेरी बात साफ आ रही है ना, बस उतना बहुत है, ठीक है। चलो कभी भी चलता है ना यार, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, जो विटामिन B12 फॉलिक एसिड है, लिख दो एक चीज कि मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं आरबीसी के, मतलब प्रो से आपका पूरा रेटिकुलोसाइट तक बनना, पूरा उसमें हेल्प करते हैं। मजा आया, कुछ नहीं आया ना, चलो समझते हैं, चलो छोड़ो। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, ये आपका विटामिन B9 है, मतलब फॉलिक एसिड है ना, उससे बनता है। आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री, मुझे तो नहीं आती बायोकेमिस्ट्री, आपको आती होगी आई होप, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। डाईहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये कुछ बने आपके कौन, B9, ठीक है। और फिर यहां से क्या बना, N5-10 मिथाइलिन THFA बना। अब ये जो है ना, ये हेल्प करेगा डीएनए सिंथेसिस में। कैसे, डीएनए सिंथेसिस में एक चीज होती है UMP, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, उससे बनता है थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो उसमें हेल्प, मतलब थायमिन बनाने में हेल्प कर रहा है, यूरेसिल और थायमिन डिफरेंस क्या है, मिथाइल ग्रुप का होता है, वो इसने दे दिया, ठीक है। और बाकी ये इसमें कन्वर्ट हो गया 5 मिथाइल THFA। तो आपने सोचा एक चीज कि डीएनए सिंथेसिस के लिए मुझे थायमिन चाहिए होता है, और थायमिन बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, विटामिन B9 हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है अब इतना नहीं जानना, बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है वो, अच्छा आता है बढ़िया बात, नहीं आता जाके पढ़ लो विटामिन B9, और क्या, ठीक है। चलो, है ना, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि B9 कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है थायमिन बनाने में, ठीक है। और थायमिन मेरा डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चीज देखना, जो ये बचा हुआ THFA है, इसे वापस से एक्टिव बनना है THFA, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, विटामिन B12। मतलब अगर विटामिन B12 नहीं होगा तब भी सेम दिक्कत आएगी कि डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये बचा हुआ इनएक्टिव THFA है, मतलब इनएक्टिव क्या बोलो, कि ये वाला THFA पहुंचने के लिए इसे कन्वर्ट होना पड़ेगा,
उसमें हेल्प विटामिन B12 करेगा। समझ में आ रहा है मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ लिखा क्या है साफ साफ देखो, फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA आवाज़ एकदम तेज हो गई, पहले से तेज थी नहीं जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, बट कोई बात नहीं, अब खत्म कर दे वीडियो को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, थायमिन फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA थायमिन इज रिक्वायर्ड एंड THFA इज नेसेसरी फॉर थायमिन सिंथेसिस, है ना। THFA हमें चाहिए होता है। ओके। तो फॉलेट डिफिशिएंसी यानी कि विटामिन B9 की डिफिशिएंसी में क्या नहीं हो पाएगा? अगर डिफिशिएंसी हुई तो भैया DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि माइटोसिस नहीं हो रही है उसके अंदर, बिकॉज DNA सिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है। और विटामिन B12 भी नहीं है तो आपको जो एक्टिवेशन ऑफ THFA है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है उसके लिए। इसका मतलब विटामिन B12 ना हो और विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड ना हो, तो आपको एक कॉमन दिक्कत समझ में आ रही है कि आपका DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब सेल डिवाइड नहीं करेगा। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप थोड़ा भी याद हो, प्रो एरेथ्रोसाइट है ना, फिर लेट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है ना, इंटरमीडिएट लेट बढ़ाया था, हर एक में साइज ग्रेजुअली छोटा हो रहा था। क्यों? डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा हो रहा साइज, बट ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा सेल है, डिवाइड करा तो छोटा हो गया, फिर डिवाइड करा छोटा हो गया। देखा था ना यार, ठीक है देखा होगा। अगर आप फोटो भी देख लो, एक ये देख रहे हो, बड़ा साइज छोटा डिवाइड, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं आगे फर्दर। बट अब क्या हुआ, ये डिवाइड नहीं हो पा रहे, डिवाइड क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज DNA सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज विटामिन B12 B9 नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आखिरी RBC बनी यहाँ पे जो ब्लड में आएगी वो आपकी बड़े साइज की होगी, बिकॉज डिवीजन नहीं हुआ उसमें सेल डिवाइड नहीं करा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब RBC बड़ी है। अगर RBC बड़ी है ड्यू टू द रीजन ऑफ B12 डिफिशिएंसी और B9 डिफिशिएंसी, तो मेगालोब्लास्टिक है ना, बड़े साइज की है, ठीक है। अगर कोई और रीजन है, केमिकल ड्रग्स वगैरह, तब भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है। मैं पक्का पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा, लेक्चर आएगा मेरा एनीमिया का। बट अभी समझो कि जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, यहाँ लिखूँ मैं जूम नहीं कर सकता, यहाँ मैं फोटो लगाता हूँ ना साइड में, तो वो दिक्कत होती है। चलो मैं रफ करता हूँ, वापस यहाँ दिखाता हूँ। देखो जो आपकी मैक्रोसाइटिक एनीमिया है वो आपकी दो हो सकती हैं। पहली बात तो क्लियर है कि RBC बड़ी होगी, रीजन डिफरेंट हो सकते हैं। B12 और B9 की वजह से है, अगर ये लोग नहीं है तब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलोगे, और कोई और रीजन है तो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलोगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब आता है इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होना है ना, तो ब्लड में स्टमक में ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें एक चीज होती है पैराइटल सेल्स, सुना जरूर होगा। ऐसे तो आप नहीं गए, नीट निकाल के आए हो ना, अच्छे खासे नंबर लेके आए हो आप लोग तो, ठीक है। तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी अपने, है ना। तो मैंने क्या बोला, पैराइटल सेल से निकला क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जो आपके विटामिन B12 जो मैंने खाया उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? पढ़ो जाके विटामिन B12, है ना, अभी तो बस समझना है। लेकिन क्या होता है, कई बार इसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। एंटीबॉडीज मतलब मान लो पैराइटल सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, है ना, तो जिस वजह से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा। तो अब क्या होगा, आपका B12 बताओ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। बाकी एनीमिया में और अच्छे से बात करेंगे। चलो आ जाओ। पता नहीं मेरी वीडियो बड़ी क्यों हो जाती है लेंथ में, मैं तो इतना आराम से भी पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी यार कंटेंट तो पर आधा घंटा तो पढ़ सकते हो यार, आधा घंटा नहीं पढ़ सकते तो क्या मतलब, फिर तो क्या ही है, 30 सेकंड थोड़ा पढ़ाऊंगा। आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, आयरन क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है आयरन। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन जरूरी है, तो रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट आते हैं, हीम जो कि आयरन है, और जो ग्लोबिन यानी जो प्रोटीन है, ठीक है। तो उसमें आयरन जरूरी है। अगर आयरन नहीं है तो क्या होगा, RBC छोटी हो जाएगी। और इस छोटी क्यों होगी, देखो आयरन नहीं है, Fe नहीं है, आयरन नहीं है, है ना, आयरन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा, कम बनेगा। तो RBC बोले कि हम ज़्यादा बड़ी जगह क्यों दें, जब हीमोग्लोबिन ही कम बन रहा है
तो आरबीसी बोलेगी हम ज़्यादा जगह क्यों दें, हम कम जगह देंगे, जब हीमोग्लोबिन ही कम है तो लोबिया इतने में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कल और अच्छे से बताएंगे एनीमिया में। तो हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, क्यों, कलर कम आ रहा है। हाइपोक्रोमिक मतलब कलर, भाई मुझे पता है हीमोग्लोबिन में से कलर आता है, रेड कलर आता है। अब हीमोग्लोबिन में बन नहीं रहा हीमोग्लोबिन, तो कलर भी कम आएगा, तो हाइपोक्रोमिक। ये सारे वर्ड मैं कल बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ जब भी एनीमिया स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स में क्या होगा आपका, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोटीन खाओगे नहीं तो ग्लोबिन कैसे बनेगा, ग्लोबिन नहीं बनेगा तो अगेन हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा। हीम में 2 पार्ट आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट आ रहे हैं, हीम वाला आयरन, ग्लोबिन वाला प्रोटीन। ठीक है, विटामिन सी एंड कॉपर आपके जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट और निकल आयरन का यूटिलाइज अच्छा हो, हीमोग्लोबिन बनाने में या कहीं भी आयरन का यूटिलाइज अच्छा हो तो उसमें हेल्प करते हैं। इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लिखोगे नहीं लिखोगे तो बात बन जाती है। अदर फैक्टर्स में कुछ ड्रग्स या कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस भी पड़ जाता है। ठीक है, बाकी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, आप हाई एल्टीट्यूड में चले गए, आप अभी रहते हो अपना आराम से और एकदम चले गए लद्दाख, लेह लद्दाख चले गए। ठीक है, आप दिल्ली रहते थे, आप चले गए लेह लद्दाख। अब क्या हुआ, एल्टीट्यूड चेंज हुआ है ना, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई इस तरीके से, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, हाइपोक्सिया हुआ, तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, सारी वही कहानी, पहला पेज आ जाओ, बैक टू द बेसिक्स। हाइपोक्सिया हुआ, इरेथ्रोपॉइड निकला, मतलब एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ने भी मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ भी समझाया नहीं है, सब कुछ हो गया है। ये आपको नोट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, है ना। प्लीज़ बताइएगा कैसा लग रहा है। आप लोग फिजियोलॉजी स्टार्ट किए, बायोकेमिस्ट्री पूरी पढ़ाई थी, मन लगा के पढ़ाया, इसे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, लेक्चर 3-4 दिन में 3-4 दिन में आता है, बट जब भी आता है यार सोचता तो हूँ बनाने का, बट यार समझा करो थोड़ा सा, है ना। आप लोग भी एक बार थोड़ा लोग आ जाएंगे, कमेंट आएंगे, एक व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े बहुत फीडबैक मिलेगा तो मज़ा तो आएगा। बट ये मत सोचना कि लेक्चर कम आ रहे हैं ड्यू टू हमारे चैनल पे उस तरह से ग्रोथ नहीं है, हमारे चैनल पे स्टार्टिंग में बिजी, मतलब लोग नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। भैया मेरे बारे में मत सोचना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते, है ना, क्योंकि मैं एक बच्चा नहीं पढ़ा, बहुत बच्चे पढ़ा, इतना सोच के पढ़ाता हूँ मैं, तो उसको तो मत सोचना कभी भी। बट लेक्चर अगर कभी कम आ रहे हैं इसका मतलब मैं अपने दूसरे काम में कुछ बिजी हूँ, ये मत सोचना कि यार इस चैनल पे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए नहीं आ रही वीडियोस, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मुझे पढ़ाना पसंद है यार, और मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी किस्मत में लिखा होगा आप तक वीडियोस पहुँच जाएंगी। ठीक है, चलो अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ पढ़ो, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।